साल 1983 मुल्तान की एक सेंट्रल जेल की काल कोठरी। लोहे की सलाखों के पीछे एक शख्स बैठा है जिसके शरीर पर अनगिनत जख्म हैं। उसके नाखून उखाड़े जा चुके हैं और उसकी आंखों की चमक अब फीकी पड़ चुकी है। बाहर खड़े पाकिस्तानी गार्ड उसे नबी अहमद शाकिर कहकर गाली देते हैं, लेकिन उस शख्स के मन के किसी कोने में एक नाम अब भी जिंदा है, रविंद्र कौशिक। तभी जेल के भारी दरवाजे खुलते हैं। एक और कैदी को अंदर धकेला जाता है। रविंद्र की नजरें उस नए कैदी से मिलती हैं। वह नया कैदी कोई अपराधी नहीं, बल्कि भारत से भेजा गया एक और जासूस था, इनायत मसीह। रविंद्र को नहीं पता था कि आज की यह मुलाकात उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अंत होने वाली है। इनायत के मुंह से निकला एक सच रविंद्र के 8 साल के उस लंबे सफर को मिट्टी में मिलाने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपना देश, अपना परिवार और अपनी पहचान तक दांव पर लगा दी थी। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्रीगंगानगर की उन गलियों से, जहां एक लड़का एक्टर बनने के सपने देख रहा था। उसे क्या पता था कि नियति ने उसके लिए दुनिया का सबसे खतरनाक रोल लिख रखा है। 11 अप्रैल 1952 को जन्मे रविंद्र कौशिक को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। कॉलेज के दिनों में वह मोनो एक्टिंग, एकल अभिनय में इतने माहिर थे कि देखने वाले दंग रह जाते। लेकिन 1973 के उस लखनऊ के नेशनल ड्रामा फेस्टिवल ने उनकी जिंदगी बदल दी। स्टेज पर रविंद्र एक ऐसे देशभक्त का किरदार निभा रहे थे जो दुश्मन के खेमे में घुसकर जानकारी लाता है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी सजीव थी कि दर्शक दीर्घा में बैठे रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर उन पर ठहर गई। उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो भीड़ में खो जाए, लेकिन जिसकी हिम्मत फौलादी हो। रविंद्र को दिल्ली बुलाया गया। एक 21 साल का नौजवान जिसकी आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था। अधिकारियों ने उन्हें साफ चेतावनी दी, अगर तुम पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। रविंद्र का जवाब छोटा और स्पष्ट था, मंजूर है। शुरू हुई 2 साल की वो ट्रेनिंग, जिसने रविंद्र कौशिक को पूरी तरह खत्म कर दिया और जन्म दिया नबी अहमद शाकिर को। इस्लामी शिक्षा, उन्हें कुरान की आयतें रटवाई गईं, सुन्नत खतना करवाई गई ताकि मेडिकल जांच में भी कोई शक न हो। जुबान का जादू, उन्हें उर्दू सिखाई गई और पंजाबी को इस तरह बोलने की ट्रेनिंग दी गई जैसे वे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ही रहने वाले हों। नक्शे और भूगोल, उन्हें पाकिस्तान के एक-एक शहर, वहां की गलियों और वहां के रहन सहन की ऐसी जानकारी दी गई कि वे नींद में भी गलती न करें। 1975 का वो साल, जब 23 साल का यह नौजवान नबी अहमद शाकिर बनकर वाघा बॉर्डर पार कर पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रखता है। उसके पास कोई हथियार नहीं था, पास था तो बस एक अटूट हौसला और देश के लिए मर मिटने की कसम। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र ने सबसे पहले कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और कानून LL.B की पढ़ाई की। यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। उनकी प्रतिभा ऐसी थी कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना की परीक्षा पास कर ली। कल्पना कीजिए, भारत का एक जासूस जिसका मकसद देश की रक्षा करना है, वह पाकिस्तान की वर्दी पहनकर उन्हीं के सैनिकों को सैल्यूट कर रहा है। धीरे धीरे रविंद्र अपनी मेहनत और बुद्धिमानी के दम पर पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद तक पहुंच गए। वे अब उस जगह बैठे थे जहां से पाकिस्तान की हर फाइल, हर रणनीति और हर मूवमेंट की खबर सीधे भारत पहुंचने लगी। 1977 से 1983 के बीच रविंद्र ने भारत को जो जानकारियां दी, वो इतनी कीमती थीं कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें खुद सराहा। उन्होंने भारत को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से लेकर सैन्य तैनाती तक की ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट्स दी जिसने संभवतः भारत को कई बड़े हमलों से बचाया। लेकिन सफलता के इस शिखर के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। साल 1983 की शुरुआत। रविंद्र कौशिक अब पाकिस्तान में एक पूरी तरह स्थापित व्यक्ति थे। उन्होंने वहां एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी कर ली थी और उनका एक बेटा भी था। उनकी जिंदगी में एक तरफ एक जासूस का तनाव था तो दूसरी तरफ एक पिता और पति की जिम्मेदारी।
लेकिन सीमा पार दिल्ली में रॉ के मुख्यालय में एक योजना बन रही थी जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। रॉ ने रविंद्र से संपर्क करने और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज वापस लाने के लिए एक नए एजेंट को भेजने का फैसला किया। उस एजेंट का नाम था इनायत मसीह। यहां सबसे बड़ी गलती यह हुई कि इनायत मसीह उतना प्रशिक्षित, ट्रेंड नहीं था जितना कि रविंद्र। जैसे ही इनायत ने सीमा पार की, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नजर उस पर पड़ गई। उसे शक के आधार पर तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इनायत मसीह को सियालकोट के एक इंट्रोगेशन सेंटर ले जाया गया। वहां उस पर वो सितम ढाए गए जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाए। कई दिनों तक भूखा रखने और बेतहाशा मार खाने के बाद इनायत टूट गया। उसने ISI के सामने वो सच उगल दिया जिसने पाकिस्तानी सेना के होश उड़ा दिए। उसने बताया, मैं यहां नबी अहमद शाकिर से मिलने आया हूं, जो असल में एक भारतीय जासूस है। सितंबर 1983, मुल्तान का एक सार्वजनिक पार्क। रविंद्र, नबी अहमद वहां इनायत मसीह से मिलने पहुंचे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पार्क के चारों तरफ सादे लिबास में ISI के कमांडो तैनात हैं। जैसे ही रविंद्र इनायत के पास पहुंचे, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। रविंद्र ने भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनके हाथ में वो फाइलें थीं जो उनकी असलियत चीख चीख कर बता रही थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक झटके में पाकिस्तानी सेना का मेजर अब एक गद्दार और दुश्मन का जासूस बन चुका था। रविंद्र को अगले 2 सालों तक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली में रखा गया। ISI जानना चाहती थी कि उनके और कौन कौन से साथी पाकिस्तान में छिपे हैं। उन्हें लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया। उनकी आंखों के सामने उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी गईं। उन्हें हफ्तों तक अंधेरी कोठरी में अकेला छोड़ दिया गया, जहां वे खुद की आवाज सुनने को तरस जाते थे। लेकिन रविंद्र कौशिक आम इंसान नहीं थे। तब ब्लैक टाइगर ने अपना मुंह नहीं खोला। उन्होंने टॉर्चर सहा, हड्डियां तुड़वाईं, लेकिन किसी और भारतीय जासूस का नाम नहीं लिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यह खबर भारत पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और जासूसी के अघोषित प्रोटोकॉल के तहत भारत सरकार और रॉ ने आधिकारिक तौर पर रविंद्र कौशिक को अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया। कल्पना कीजिए उस मां की पीड़ा पर जिसका बेटा सरहद पार घुट घुट कर मर रहा था, लेकिन सरकार कह रही थी कि हम इस शख्स को नहीं जानते। रविंद्र ने जेल से अपने पिता को जो खत लिखे, वे आज भी किसी की भी आंखों में आंसू ला सकते हैं। उन्होंने एक खत में लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही सिला मिलता है? जेल की काल कोठरियों और लगातार टॉर्चर ने रविंद्र के शरीर को खोखला कर दिया था। उन्हें TB, ट्यूबरकुलोसिस और अस्थमा हो गया। पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। 16 साल तक पाकिस्तान की काल कोठरियों में लड़ने के बाद 21 नवंबर 2001 को मुल्तान की सेंट्रल जेल में इस महान नायक ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत हार्ट फेलियर से हुई थी, लेकिन असल में उनकी मौत उस सिस्टम की बेरुखी से हुई थी जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जवानी न्यौछावर कर दी। उन्हें जेल के पीछे ही कहीं गुमनाम तरीके से दफना दिया गया। भारत का वो ब्लैक टाइगर जिसने पाकिस्तान की सेना को अपनी उंगलियों पर नचाया था, आज भी एक बेनाम कब्र में सुकून तलाश रहा है। रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस सर्वोच्च बलिदान की जिसकी चर्चा अखबारों की हेडलाइंस में नहीं होती। आज जब हम चैन की नींद सोते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि रविंद्र जैसे न जाने कितने गुमनाम नायक आज भी सरहदों के पार या अंधेरी कोठरियों में अपनी पहचान मिटाकर देश की ढाल बने हुए हैं। रविंद्र कौशिक को कभी कोई सरकारी मेडल नहीं मिला, कभी कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हें वो सम्मान देना चाहते हैं जिसके वे हकदार हैं। इतिहास के पन्नों ने भले ही उन्हें भुला दिया हो, लेकिन हमारे दिलों में वे हमेशा एक अमर नायक रहेंगे। अगर आपको लगता है कि इस ब्लैक टाइगर की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए और दुनिया को इस जाबांज की कहानी पता चलनी चाहिए,
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके उनकी याद को जिंदा रखें।